भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूएई सिक्योरिटी मामलात के ऊपर अब अपना ज़्यादातर इन्हिसार भारत के ऊपर करने जा रहा है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस 2 घंटे के दौरे की अहमियत कितनी है, इसकी हसासियत क्या होगी, इसके असरात क्या है, इन्हीं के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। इसके अलावा कल आपने देखा ARFC आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से फतह 4 मिसाइल का तजर्बा किया गया। उस तजर्बे के दौरान या टेस्ट फायर के दौरान जो ISPR ने एक वीडियो जारी की, उसमें देखा होगा कि एक डमी टारगेट रखा गया था। वो डमी टारगेट क्या था, उसी के अंदर सारे पैगाम छुपे हुए हैं कि किस हवाले से फतह 4 को डिज़ाइन किया गया है और इसकी स्पेसिफिकेशन, सलाहियत, कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और खबरें ये भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब की तरफ से ईरान को एक पेशकश की गई है। अब देखना यह है कि ईरान इस पेशकश को कैसे लेता है, इसके ऊपर क्या जवाब देता है और सऊदी अरब ने कहा क्या है ईरान से। ये 2 से 3 खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, इन्हीं पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 15 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी तरतीब के साथ भारत और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पस मंज़र में आपके सामने मुख्तसर रख देता हूँ ताकि आपको आज की जो सूरत हाल है ये मज़ीद वाज़ेह हो जाए। आपको याद है कि सितंबर 2025 में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा हुआ तो ये कुछ अच्छा नहीं लगा मुत्तहिदा अरब अमीरात को और पाकिस्तान के ऊपर ताल्लुकात के हवाले से एक असर जो है वो आया। थोड़ी बहुत कशीदगी जो है दोनों ममालिक के दरमियान लफ्जी ही हद तक हुई, लेकिन बहरहाल हुई। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि सूडान के अंदर चूंकि फोर्स के 2 धड़े आपस में लड़ रहे हैं, एक धड़े को यूएई सपोर्ट करता है, एक धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, तो उस धड़े के साथ पाकिस्तान दिफाई डील करता है जिस धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट करता है और पाकिस्तान उसके करीब होता है। यह भी बात यूएई को अच्छी नहीं लगती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि लिबिया में उस धड़े को, उस ग्रुप के साथ पाकिस्तान जाकर मुलाकातें करता है, विजिट करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जिसके अगेंस्ट यूएई समझा जाता है और वो सऊदी अरब के करीब समझा जाता है। उस वक्त भी यूएई ने इन मुलाकातों को, इन डील्स को अच्छा नहीं समझा और ये तमाम तर वो सूरत हाल थी जो यूएई और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर एक जो तनाव है वो पैदा हो जाता है। फिर आपको ये भी याद होगा कि जनवरी 2026 के अंदर यूएई की क़यादत मुख्तसर विजिट पर आती है भारत में और एयरपोर्ट के अंदर ही भारतीय हुकाम के साथ मुलाकातें होती हैं और एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया जाता है। उस वक्त बातें ये हो रही थी कि यूएई की जो क़यादत है वो ये चाहती थी कि भारत के साथ उसी तर्ज का मायदा कर लिया जाए जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है, एक डिफेंस पैक्ट जो है ये हो जाए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से यूएई को सिफारती चैनल्स के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया कि आप इस तरह ना करें वरना सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर ज़ाहिर है कशीदगी रहती है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। तो अगर आप इस किस्म का कोई एग्रीमेंट करेंगे, एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो कल को अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो उसमें यूएई की जो पोजीशन है वो भी फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको उसी हिसाब से डील करेगा। लेकिन उस वक्त इस मामलात को रोक दिया गया और इस डील को आगे नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट तक ही महदूद रखा गया। इसके अंदर जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था इसमें डिफेंस पैक्ट की बातें तो ज़रूर शामिल थी, इक्विपमेंट की भी बातें थी, लेकिन ज़्यादातर जो इन्हिसार था वो ये था कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो टेक्निकल टीम है ये मुश्तरका तौर के ऊपर ही जो भी इक्विपमेंट बनाएंगे ये बनाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इसके अंदर शामिल था। बहरहाल ये मामला इब्तदाई सतह के ऊपर रोक दिया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी एक खसूसी दौरा करते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात का, जहाँ पर वो वहाँ पर हुकाम के साथ मुलाकातें करते हैं। अब ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ही क्यों जाते हैं यूएई में, तो बताया यह जाता है कि यूएई के साथ, यूएई की क़यादत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है इनकी फैमिली की बहुत अच्छी टर्म्स हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान ने जब यूएई के ज़रिए बहुत सी कुछ चीज़ों को मनवाना हो या उन्हें कन्विंस करना हो तो फिर जो जरदारी फैमिली है उन्हें ही आगे फ्रंट के ऊपर लाया जाता है। लेकिन बहरहाल ये जो दौरा था, ये जो विज़िट था सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का, ये भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उस हवाले से कुछ कंडीशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यूएई की तरफ से रखी गई थी। यानी कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में एक तवाज़ुन, एक बैलेंस रखता आ रहा था और अब पाकिस्तान को इस डिफेंस पैक्ट के बाद जो सऊदी अरब के साथ किया उसके बाद सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान भी बैलेंस रखना पड़ा, तवाज़ुन रखना पड़ा, ना ही एक के ज़्यादा करीब ना ही एक के ज़्यादा दूर, बल्कि एक बैलेंस रखना था। पाकिस्तान को ये चैलेंज भी दरपेश हो गया। यूएई की तरफ से कहा गया कि ठीक है आपने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट ये किया है। बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर खबरें और ये दावे सामने आते रहे कि यूएई ये चाहता था
कि पाकिस्तान जो है वो यूएई के साथ इसी तरह का डिफेंस एग्रीमेंट कर ले जैसा कि सऊदी अरब के साथ किया और सऊदी अरब के साथ ख़त्म कर दे। बदले में जो पाकिस्तान को मुश्किलात हैं बलूचिस्तान के हवाले से, या इक़्तिसादी सूरत हाल की जो हवाले है, ये यूएई इनको देख लेगा, बेहतर तौर पर हैंडल कर लेगा। अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था यूएई और सऊदी अरब में से किसका इंतखाब किया जाए, तो पाकिस्तान ने जो वाज़ेह लाइन वो सऊदी अरब ही के साथ ली। अब जब वो मामला हुआ उसके बाद हमने ये देखा कि ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग होगी और उसके बाद जो सूरत हाल है वो तो यकसर ही तब्दील हो जाती है। ईरान के ऊपर जो हमले होते हैं पाकिस्तान उनकी मजम्मत कर देता है, गो कि अमेरिका को उसके अंदर नाम नहीं लेता। लेकिन ये भी ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान ने यूएई के ऊपर होने वाले हमलों की भी मजम्मत की, उसमें ईरान का नाम नहीं लिया। फिर मामला और मज़ीद कशीदा ये हुआ कि पाकिस्तान ने इस सारी जंग के अंदर पैगाम रसानी और सालिसी का किरदार अदा किया और मुतहरिक हो गया। यूएई को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि यूएई ये चाहता था कि पाकिस्तान खुलकर ईरान के अगेंस्ट कुछ एक ऐसा जो स्टांस है वो ले, और पाकिस्तान के सियासी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से भी कहा गया था कि एक हमारा जो मुल्क है अब वो ये चाहता था कि हम ईरान के ख़िलाफ़ कुछ करें, लेकिन हमने नहीं किया बल्कि हमने उनके पैसे जो है वो वापस दे दिए। तो ज़ाहिर है उस दौरान किसके पैसे वापस पाकिस्तान ने किए थे, वो मुत्तहिदा अरब अमारात ही के पैसे वापस किए थे। गो के मुत्तहिदा अरब अमारात के पैसे थे, उन्होंने वापस ले लिए, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन किस अंदाज़ में लिए गए, किस वक्त में लिए गए, तो ये इट्सल्फ एक पैगाम था पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो पैसे थे मुत्तहिदा अरब अमारात को वो दे दिए गए, उन्हीं के पैसे थे उनको वापस कर दिए गए। अब मामला ये हुआ कि यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर मज़ीद तनाव पैदा हो गया। यूएई के अंदर से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। यूएई ने सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ अपनाया नहीं। अमरीकी मीडिया इसके ऊपर बहुत कुछ लिख चुका है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी हत्ता कि इसकी तरदीद की कि नहीं, यूएई ऐसे पाकिस्तानियों को नहीं निकाल रहा है, वो अपने कानून के मुताबिक ही देखभाल कर निकाल रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो सारी दुनिया जानती है कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तनाव का शिकार हो चुके हैं और कशीदा हो चुके हैं। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। ये पस मंज़र रखना बहुत ज़रूरी था आपके सामने, ताकि आपको समझ में आ सके कि सूरत हाल जो है वो क्या हुई है। अब बातें क्या की जा रही हैं। अब इस दौरे से मुतल्लिक़ ही कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है, और जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था उसको ही एक हतमी शक्ल दी जा सकती है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो यूएई है वो मुमकिन तौर के ऊपर बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत जो है भारत से यूएई आकाश डिफेंस सिस्टम है जो रशिया के इश्तराक से भारत ने बनाया हुआ है, जिसके बारे में भारत का दावा था कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इन्हीं डिफेंस सिस्टम से गिराया था। ये डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं और ये तकरीबन $600 मिलियन की मुमकिन डील हो सकती है। और बरामूज सुपरसोनिक मिसाइल समेत भारतीय दिफाई निज़ामों की खरीदारी और तनसीब पर संजीदा गौर किया जा रहा है। और बरामूज मिसाइल के हवाले से गो कि इसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो है। अब बहुत से ममालिक हैं वो इसका ऑर्डर भी नहीं देते। ये रशिया और इंडिया के इश्तराक से ही बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। तो ये इतना आसान, अगर कोई ऑर्डर दे भी दे तो उसको टाइमली पूरा करना ये अरसा भारत के लिए बड़ा एक चैलेंज भी बन जाता है। लेकिन जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था उसके अंदर ये बात थी कि म्यूचुअल यानी टेक्निकल टीम दोनों की होगी, यूएई और भारत की होगी, जो मिलकर बनाएंगे। और जाहिर है इसके अंदर रशिया की इजाज़त भी दरकार होगी। रशिया भी इसके अंदर स्टेक होल्डर है। जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, इंजन है, वो तो जाहिर है रशिया के, तो रशिया की मंजूरी ही के साथ होगा। लेकिन ये यूएई और इंडिया के साथ ये दरमियान ये डील हुई थी कि हम इसकी प्रोडक्शन को तेज़ कर सकते हैं, वो इस तरह से तेज़ कर सकते हैं कि कुछ आपके मुल्क में बनेंगे, हमारे मुल्क के अंदर भी बनेंगे, आपकी टीम और हमारी टीम मिलकर बनाएंगे तो हम इसकी प्रोडक्शन को तेज़ कर सकते हैं। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि यूएई और इंडिया जो है वो इस किस्म का जो डिफेंस पैक्ट है, एग्रीमेंट है, या दिफाई जो डील्स है इक्विपमेंट के हवाले से ही हो, ये इस विजिट के अंदर हो सकती है। अब इसके अंदर दो तरह की खबरें सामने, एक तो ये है कि दिफाई डील हो सकती है, एक पर हमला दूसरे पर हमला वाली, जैसे कि सऊदी अरब के साथ है, वो किसी हद तक मुश्किल लगती है कि उसमें तो भारत को अपनी फोर्सेस यूएई के अंदर तैनात करनी पड़ेंगी। और ये भारत से ज़्यादा और यूएई पाकिस्तान से ज़्यादा ये ईरान के लिए एक पैगाम है। ईरान का सूरत हाल है, ईरान को भी अपनी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि हमने देखा कि ब्रिक्स के समिट में तमाम ब्रिक्स के जो अरकान हैं उनके वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे। तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर से इंडिया को अपना दोस्त मुल्क कहा, अपना ब्रदर कंट्री कहा। तो अब ईरान के लिए मज़ीद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि यूएई जो ये एग्रीमेंट कर रहा है भारत के साथ, ये किसके अगेंस्ट हो सकता है। अमजद ताहा जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी तर्जमान और तजियाकार हैं, उनकी ट्वीट, उनकी एक्स पर पोस्ट आप पढ़ लें तो उसमें वाज़ेह तौर के पर ईरान के ख़िलाफ़ इक़दामात का जिक्र ही किया गया है और नरेंद्र मोदी के विज़िट को उसी पैराही के अंदर पेश किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप इंडिया को अपना ब्रदर कंट्री कह रहे हैं, इसके बावजूद भी कि आप इंडिया से डिमांड करते रहे कि वहाँ पर होने वाले हमलों की मजम्मत करे। पाकिस्तान ने हमलों की मजम्मत की लेकिन इंडिया ने अभी तक नहीं की, बल्कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने आगे बढ़कर ये कह दिया
कि अपना हुर्मुज़ को ओपन होना चाहिए, तो पाकिस्तान ने तो आप पर होने वाले हमलों की मजम्मत भी कर दी, लेकिन इंडिया ने तो वो भी नहीं की। लेकिन उसके बावजूद अगर आप भी अभी भी इन तमाम तर चीज़ों को हो जाने के बावजूद अगर आप इंडिया को अपना ब्रदर कंट्री कहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हर मुल्क आज़ाद अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर खुद मुख्तार है, लेकिन आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि कौन मुश्किल वक्त में आपके काम आता है और कौन नहीं आता है। तो बहरहाल एक ये चीज़ है कि यूएई और भारत जो है अब मज़ीद अपनी क़ुर्बतें बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ईरान के पेराही में भी और पाकिस्तान के पेराही में भी दोनों जो सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। और इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि यूएई और इंडिया के दरमियान एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी बड़ी जो डील्स हैं, जो मुआहदे हैं, ये भी हो सकते हैं। इसमें तस्वीराती पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई पर भी मुआहदे हो सकते हैं, दिफाई सनत, साइबर सिक्योरिटी और इसके अलावा दीगर चीज़ों के हवाले से भी ताउन हो सकता है और दो तरफा तजारत को मज़ीद बढ़ाने के इक़दाम। आपको याद है कि जब सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ था, उस वक्त ये कहा गया था कि हमें सऊदी अरब की फ़ोर्स की तो ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में सऊदी अरब हमें क्या दे सकता है? तो सऊदी अरब हमें एनर्जी सेक्टर के अंदर मदद कर सकता है, हमारी सप्लाई चेन रुकने ना पाए, ये सऊदी अरब यकीन दहानी करवा सकता है। और इसी तरह की चीज़ें इंडिया और यूएई के दरमियान भी हो रही हैं। ये जो आ रहा है ना तस्वीराती पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी की सप्लाई पर मुआहदे, ये इसी किस्म की चीज़ें इसके अंदर भी शामिल हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर हमने तफसील से बात कर ली है। अब दूसरी खबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो चीज़ें आ रही हैं उसको कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से फ़तह 4 मिसाइल का जो तजर्बा किया गया है और आईएसपीआर की तरफ से जो वीडियो जारी की गई उसके अंदर जो डमी टारगेट रखा गया था वो क्या था, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। अब 14 मई यानी कल के दिन 14 मई 2026 को पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड ने फ़तह 4 सब सोनिक लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। पिछले 7 से 8 महीनों में रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से तकरीबन 7वां या 8वां मिसाइल टेस्ट है और दुश्मन के रडार से बचने की सलाहियत। फ़तह 4 एक सब सोनिक मिसाइल है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी टैपोग्राफिक हगिंग तकनीक है। अब ये तकनीक क्या होती है? ये ज़मीन के बिल्कुल करीब उड़ता है और इस वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ज़मीनी रुकावटों की वजह से उसे वक्त पर नहीं देख पाते और अगर देख भी लें तो उस पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन मिसाइलों को अकेले फायर नहीं किया जाएगा, बल्कि एक साथ 10 से 15 मिसाइलों के ग्रुप की शक्ल में फायर किया जाता है। मैं इसको मजीद आसान कर देता हूँ, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन आपके सामने मैं रख देता हूँ। जब इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल किसी एक हदफ पर हमला करेंगे तो दुश्मन के किसी भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। खास किस्म का वारहेड इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तजर्बे के दौरान एक नकली हदफ रखा गया था जो कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की मानद था और उसकी बिल्कुल हूबहू नकल था। फ़तह 4 मिसाइल हदफ से टकराने से ज़रा पहले ही हवा में फट जाता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर अगर निशाना लगाना है तो इससे टकराएगा तो फटेगा, नहीं, यहाँ पर अगर लगना है तो वो यहाँ पर आकर ही ब्लास्ट हो जाएगा। इसकी जो तकनीक है या इसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो इस किस्म के इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब ये सीधा होता है कि ये टकराता नहीं बल्कि हदफ के करीब जाकर फट कर धात के हज़ारों तेज़ टुकड़े जो है वो फैला देता है और उससे ज़ाहिर है जो दुश्मन का टारगेट होता है उसको निशाना बनता है। अब ये जो मामला मैंने आपको बताया है कि ये 1 से 10 से 15 ही क्यों फायर किए जाते हैं, ये चूँकि ज़मीन से बहुत कम इसकी ऊंचाई होती है, तो इसके बारे में अगर ये एक भी अगर फायर किया जाए, बड़े सस्ते किस्म के मिसाइल होते हैं, अगर ये एक कोई फायर किया जाए तो इसे तो कोई इंसान आराम से खड़ा होकर मैन पैड से भी गिरा सकता है। भारत के मैन पैड से खड़ा होकर जैसे आपने रॉकेट लॉन्चर इस किस्म के देखे उससे भी गिराए जा सकते हैं। अब इसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि 10 से 15 एक झुरमुट के अंदर जैसे ड्रोन अटैक किया जाता है, ये उस तरह किए जाते हैं। अब उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और दिफाई निज़ाम के लिए भी रोकना मुश्किल हो जाता है। ये पाकिस्तान ने ख़ास इसीलिए ही डिज़ाइन किए हैं कि हमने दुश्मन का जो दिफाई निज़ाम है उसे एग्जॉस्ट करना है और उसे टारगेट करना है, ताकि जो हमने फ़ज़ाई कार्रवाई करनी है उसके लिए मैदान को राह हमवार किया जा सके। और ये भारत ने भी बिल्कुल ऐसी हिकमत अमली के ऊपर काम किया था कि भारत का पहला टारगेट यही था कि वो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम HQ-9 को निशाना बनाए, जो कि वो नाकाम रहा। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली अब यही है और वैसे भी दुनिया के अंदर हिकमत अमली इस हवाले से ही अब आगे चलती हुई नज़र आ रही है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से पहले काम नहीं किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान ने 7 से 8 महीनों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है। ये काम क्या किया है कि पाकिस्तान पहले जितनी भी सलाहियतें या मिसाइल थे, पाकिस्तान ज़्यादातर न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत वाले ही मिसाइल उनको उसी तरह से डिज़ाइन किया करता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ चूँकि जंगों का अंदाज़ बदल चुका है, तो अब पाकिस्तान के पास बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे रशिया यूक्रेन की एग्जाम्पल है। रशिया के पास बड़े पैमाने के पर जोहरी हथियार हैं, तो क्या जोहरी हथियार वो रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता
सकता है, नहीं, उसके असरात बड़े हद तक होते हैं। तो लिहाजा उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि इसी किस्म के जो गैर न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाली सलाहियतें, जिसके अंदर मिसाइल हैं, ड्रोन्स है, बड़े पैमाने के ऊपर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके अलावा ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के अंदर हमने देखा अमेरिका के पास जोहरी हथियार है, तो क्या उनका इस्तेमाल किया गया? नहीं किया गया। ईरान ने भी जोहरी हथियार उसके पास नहीं है, मगर उसके बावजूद उसने ये जंग लड़ी। तो अब इसी किस्म की जो हिकमत अमली है, ये पाकिस्तान भी इसी के ऊपर काम कर रहा है कि सस्ते और मौसर किस्म के हथियार मकामी सतह के ऊपर तैयार किए जाए। इसीलिए हमने जो खबर पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि मुमकिन तौर पर 1 लाख ड्रोन का ऑर्डर पाकिस्तान ने तुर्की की कंपनी को दिया है। गो के सरकारी सतह के ऊपर ऐलान नहीं है, लेकिन बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर बातें गर्दिश करी। तो पाकिस्तान भी अब उसी हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहा है कि जोहरी हथियार फिलहाल साइड पर रखें, लेकिन उसके अलावा जो इक्विपमेंट, जो चीज़ें हैं, वो हमारे पास बड़ी तादाद के अंदर होने चाहिए, सस्ते भी होने चाहिए, मौसर भी होने चाहिए और कारगर भी होने चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई जंग जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाती है, तो वो बग़ैर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए अपने जो इक्विपमेंट है, चीज़ें हैं, उनको उसके पास, पाकिस्तान के पास मौजूद हों। तो ये उसी हिकमत अमली की एक अक्कासी है कि पाकिस्तान तेज़ी के साथ फतह सीरीज़ के जो मिसाइल तजर्बात है, ये करता हुआ नज़र आ रहा है और बड़े पैमाने पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है और उन्हें हासिल भी कर रहा है। एक तो ये भी खबर होगी। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की तरफ से ईरान से क्या मांगा गया है। देखिए, अब इसके अंदर फाइनेंशियल टाइम्स और बाज़ जो दीगर ज़राए हैं, उस हवाले से पेशकश आ रही है कि सऊदी अरब ने इलाकाई अदम जारियत का मुआहिदा जो है वो इसकी तजवीज़ दी है, जिसमें ईरान और दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हों। यानी आपको याद होगा कि 1962 या 63 के अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों मगरबी दुनिया के साथ सोवियत यूनियन की एक एटमी जंग का ख़तरा जो है वो छिड़ चुका था। और सोवियत यूनियन की तरफ से क्यूबा के अंदर जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाले मिसाइल हैं, वो डिप्लॉय कर दिए गए थे, और फिर अमेरिका ने तुर्की के अंदर डिप्लॉय कर दिए थे रशिया के लिए। तो ये ख़तरा जो है वो पैदा हो गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपने वो मिसाइल हटा लिए और अमेरिका ने तुर्की से वो निकाल लिए। फिर वक्त एक गुजरा, बातें होती रही, गुफ्त व शनीद का सिलसिला जारी रहा, और 1975 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, जो सोवियत यूनियन, अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान हुआ, कि हम अपनी सरहदों का, एक दूसरे की सरहदों का एहतराम करेंगे, और हर मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर तोसी पसंदी वाले जो नज़रिए है उसे पीछे हटेगा, और दोनों सभी जो ममालिक हैं वो दूसरे की सलामती खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। तो ये सारे जो ममालिक हैं वो इसके अंदर शरीक हुए थे। अब सऊदी अरब भी यही कह रहा है ईरान को और दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक को कि हमें इस पूरे खत्ते के अंदर रहकर इसी एग्रीमेंट को हमें करना चाहिए, और उस एग्रीमेंट के ज़रिए ये होना चाहिए कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी प्रॉक्सी तंजीमें इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरे जो मुल्क हैं, एक दूसरे जो पूरे खत्ते के ममालिक हैं, ये एक दूसरे की सरहदों का एहतराम करेंगे, उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। इख्तलाफात होंगे तो सिफारती सतह के ऊपर उन्हें हल किया जाएगा, ना कि लड़ कर या जंग कर। तो इस किस्म की जो पेशकश है, ये सऊदी अरब की तरफ से की गई है, मिडल ईस्ट के ममालिक को की गई है, ख़ास तौर पर ईरान को की गई है। अब देखना यह है कि ईरान का इसके ऊपर रद्दअमल क्या आता है, दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक का क्या आता है। मगरबी ममालिक ने अलबत्ता मोहम्मद बिन सलमान की इस पेशकश की तायद की है कि बिल्कुल मिडल ईस्ट के अंदर भी ऐसा जो एग्रीमेंट है ये होना चाहिए। तो बहरहाल ये अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब